हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौज में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आरटीपी में 25 के लिए। तो एक तरफ मैंने क्वेश्चन रख लिए हैं और एक तरफ मैंने इसके आंसर रख लिए हैं। पूरी आरटीपी आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास केस सिनेरियो क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड, यानी इसमें कई सारी चीजें मिक्स हैं। वैसे ये मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर एसपीओएम एक पेपर होता है फाइनल में, जिसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग आती है, उसका टच दिया गया है। तो कोई बात नहीं, जो भी पूछा है वो देखते हैं। तो जो केस सिनेरियो है, जो केस स्टडी है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताता जाऊंगा और हम इसको टाइमली पूरा कवर करेंगे, जिससे कम से कम टाइम वेस्ट हो। बाकी आप लोगों ने आरटीपी एक बार मैं मान के चलता हूं कि देख ली होगी। अब जो भी दिक्कतें हैं, जहां भी कोई परेशानी, वो सारी शॉर्टेड आपकी हो जाएगी। देखिए, इसके अंदर एक जर्मनी से मिस्टर लिंडे हैं और ये इंडिया में दोबारा से वापस आए हैं 1 अप्रैल 24 में। ये यहां पर अपना कुछ सेटअप, कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है। ये पहले अप्रैल 2012 में भी आए थे। इन्होंने एक जमीन खरीदी थी 50 लाख में, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई थी 16 लाख में। इसके बाद यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने खोल दी। इन्होंने 2,80,000 और खर्च किए। इन्होंने 3 लोगों को सर्वे के लिए रखा और 1,50,000 उस पर खर्च किए। उसके बाद में ये हो गए डिसअपॉइंट कि भाई यहां से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। और उसके बाद में ये यहां से वापस जर्मनी चले गए थे 2012 में। फिर ये 24 में फिर से आए हैं। इसके बाद में जो इनका ऑफिस वगैरह था, जो इन्होंने पूरा बिल्डिंग वगैरह खरीदी थी, वहां पर इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया। अब इन्हें 12,000 पर मंथ गार्ड की सैलरी और प्रॉपर्टी टैक्स 18,000 पर एनम देना पड़ा। ओके। अब लिंडे वापस आ गए हैं और ये दोबारा से ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं। एक्सपेंसेज स्टार्टेड टू इनकर एज सून एज ऑफिस ओपन। जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो कौन कौन से खर्चे चालू होंगे? तो 250 पर मंथ की सैलरी चालू हो जाएगी, 50,000 पर मंथ की इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह, और सिक्योरिटी स्टाफ 15,000 पर मंथ का ये स्टार्ट हो जाएगा। लिंडे ये प्लान कर रहे हैं कि एक जमीन मानेसर में खरीद लें। मानेसर है गुड़गांव के पास, तो वहां पर खरीद लें, यूज्ड फॉर फैक्ट्री। आफ्टर अ सर्च ही फाउंड अप्रोप्रिएट लैंड एंड परचेज लैंड फॉर 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में इन्होंने एक जमीन खरीद ली। इसके ऊपर फैक्ट्री बनने में 2 साल लगेंगे और 85 लाख ईच ईयर कंस्ट्रक्शन पे खर्च होगा। तो जमीन खरीद ली गई है, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। लिंडे का जो ऑफिस है वो नोएडा में है, जो इन्होंने पुरानी वाली जमीन खरीदी थी 2012 में। और इन्होंने 3 डिपार्टमेंट बना दिए, ऑफिस, सेल्स और अकाउंट। और इन तीनों डिपार्टमेंट के खर्चे सैलरी के अलावा 95,000, 1,12,000 और 88,000 पर ईयर होते रहेंगे। 2 साल अभी कंस्ट्रक्शन में लगने वाले हैं। यहां पर क्वेश्चन ने 2 साल दे दिया है। ठीक है जी। अब ऑफिस के ओवरहेड जैसे बाइफरकेट करेंगे ये सब। अब मिस्टर लिंडे को लगता है कि वो अकेले बंदे हैं जो कंपनी का सारा काम इंडिया के अंदर देख रहे हैं। जर्मनी की कंपनी थी। अब इनको लगता है कि भाई डिफिकल्टी हो रही है काम करने में, मैनेज करने में। तो ये कहते हैं कि भाई एक आप और बंदा भेज दो। तो कहते हैं दिस विल कॉस्ट द कंपनी एडिशनल 2 मिलियन इंडियन रुपीज। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख रुपए पर ईयर। तो ये इनको 20 लाख रुपए पर एनम और खर्च होगा अगर ये किसी पर्सन को भेजते हैं। तो इनसे सब लोग डिसएग्री हो गए और बोले कि मिस्टर लिंडे अकेले ही सारा काम संभालेंगे। ओके। कह रहे हैं कि इन्हें हम मिस्टर लिंडे को 3.5 मिलियन एनुअली वैसे भी पे कर रहे हैं। तो 3.5 मिलियन का मतलब 35 लाख पर एनम की इनकी भी सैलरी है। लिंडे को एक और दिमाग में बात आई, एक अपॉर्चुनिटी लगी कि ये क्या करें, ये उठें, नोएडा वाला सब कुछ बेच बाच के और फैक्ट्री के पास चले जाएं। तो ये बोले कि हम, मैं ये सोच रहा हूं कि फैक्ट्री के पास चला जाता हूं, वहीं पर एक बिल्डिंग बना लेता हूं, तो मेरा घर पास में हो जाएगा। नोएडा से मानेसर दूर पड़ रहा है इनको। तो जो इनका ओल्ड ऑफिस है नोएडा में, ये उसे बेच देंगे 2.5 करोड़ में। और मानेसर में 3.75 सीआर में एक रेडीमेड बिल्डिंग खरीद लेंगे, बनी बनाई। न्यू बिल्डिंग है के पास जगह ज्यादा है, ये सारी चीजें। कह रहे हैं नई बिल्डिंग के अंदर क्या क्या खर्चा होगा। 3 लाख पर मंथ की सैलरी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वगैरह 80,000 पर मंथ जाएगी, और 30,000 पर मंथ इनकी सिक्योरिटी के लिए चले जाएंगे। सिक्योरिटी यहां पर मतलब गार्ड वगैरह के। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन नोएडा 2.25 करोड़। तो जो नोएडा की जो बिल्डिंग है, जो 2012 में खरीदी थी इन्होंने, उसकी इंडेक्स कॉस्ट इंडेक्सेशन के बाद में 2.25 करोड़ की है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगना है। और नई ये जो बेच रहे हैं इसको, ये 2.5 करोड़ में इसको बेच रहे हैं। तो कैपिटल गेन कैसे लगेगा?
2.5 सीआर में बेचा, 2.25 सीआर की थी, तो इसका मतलब 0.25 सीआर का प्रॉफिट हो गया, इसके ऊपर 12.5% कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग 5 एमसीक्यू। फर्स्ट, फाइंड आउट एन अवॉइडेबल कॉस्ट टिल द फैक्ट्री बिकम ऑपरेटिव, व्हाट इट्स वैल्यू। तो अवॉइडेबल कॉस्ट हमारे पास क्या आ सकती है जो हम फैक्ट्री खुलने से पहले बचा सकते हैं। तो लिंडे ने कहा था कि एक दूसरा पर्सन रख लो और उसको हम 20 लाख पर एनम दिया करेंगे, तो ये जो 20 लाख पर एनम इसे देने थे ये बचाए जा सकते हैं अगर हम दूसरे पर्सन को अपॉइंट ना करें तो इसका जो पहला आंसर है वो हमारे पास आ गया कि भाई जो ये नया मैनेजर रखने की बात हो रही थी उसकी 2 साल की सैलरी 40 लाख रुपए ये बच सकती है, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है फाइंड आउट द संक एंड शटडाउन कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है जो पैसा आपने कभी पहले खर्च किया था और अब वो डूब चुका है। तो जब ये 2012 में आए थे इन्होंने पैसे खर्च किए थे, अब उस पैसे का कोई रेलिवेंस नहीं है, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। और शटडाउन कॉस्ट होती है जब ये 2012 में सारा काम धंधा छोड़ के जर्मनी चले गए, पीछे से तब भी इनके कुछ खर्चे हो रहे थे, वो हमारे पास शटडाउन कॉस्ट में आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि क्या क्या खर्चे आएंगे, तो खर्चे आएंगे इनके पास में 50 लाख इन्होंने खर्च किए, 16 लाख खर्च किए, 50 16 2.8 लाख और खर्च किए, 1.5 लाख रिसर्च पे खर्च किए, ये इन्होंने टोटल खर्चा किया था। तो 50 16 2.8 एंड 1.5 70.3 लाख तो इनकी हो गई संक कॉस्ट। इसके अलावा इन्होंने 12,500 पर मंथ पर रखा एक गार्ड, तो एक साल की इसकी सैलरी हो गई 12,500 इंटू 12 1.5 लाख रुपए। ओके, और 18,000 पर एनम का इनको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, तो 1,58,000 पर एनम का खर्चा है 2012 से। उसके बाद ये 2024 में आए तो 12 साल तक ये खर्चा हुआ, ये शटडाउन कॉस्ट है। ये आ गया 18 1,58,000 इंटू 12 18,96,000, ये इनका खर्चा आ गया। तो 70.3 संक कॉस्ट और 1896 इनकी शटडाउन कॉस्ट आ गई। तो शटडाउन कॉस्ट आ गई आपके पास में 12,500 इंटू, और ये मेरी अमाउंट अलग आई 12,500 इंटू 12 1.5 लाख रुपए प्लस 18,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 12 साल, अच्छा 20,16,000 ही आ रहा है, मैंने वहां पर कैलकुलेशन गलत लिख दी। और संक कॉस्ट आ गई 70.3 लाख। ठीक है जी, ये दोनों हमारे पास खर्चे आ गए। ये इसको मल्टीप्लाई करा 168 और ये आ गया 20,16,000। ठीक है, मैंने वो 10,000 कम जोड़ लिए। इसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट है व्हाट इज द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर द कंपनी इन नोएडा ब्रांच आफ्टर फैक्ट्री लैंड इन मानेसर इज परचेज। तो फैक्ट्री की जमीन मानेसर में खरीदने के बाद, यानी फैक्ट्री की जमीन खरीद ली मानेसर वाली, उसके बाद में नोएडा ब्रांच के कितने खर्चे होंगे टिल द फैक्ट्री ऑपरेशन बिगिन। तो फैक्ट्री स्टार्ट होने में लगेंगे 2 साल। तो 2 साल तक क्या क्या खर्चे होंगे ये पूछ रहे हैं हमसे। तो 2 साल तक के आपके खर्चे होंगे सैलरी ऑफ स्टाफ 250 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 2 साल, और 50,000 पर मंथ 12 महीने की कितनी 2 साल, सिक्योरिटी के 12 महीने के मल्टीप्लाई 2 साल। ये लैंड 1.5 करोड़ की जो खरीदी थी इसके बाद पूछ रहे हैं, अगर बिफोर परचेज ऑफ लैंड पूछते तो ये भी जोड़ देते, तो ये नहीं जुड़ेगा रीजन। कहा है कि लैंड खरीदने के बाद के खर्चे बताओ। इसके बाद में कह रहे हैं 85 लाख लगेंगे 2 साल में बनेगी, तो 2 साल के खर्चे कंस्ट्रक्शन के। इसके अलावा हमारे पास सैलरी के अलावा ऑफिस और एडमिन का 95 पर एनम है, ये 112, ये 88 पर एनम है, तो ये 2 साल का कितना होगा। और जो लिंडे की सैलरी है, लिंडे की सैलरी है 35 लाख रुपए, तो 2 साल की ये आ जाएगी। तो हमारे पास अगर मैं जोड़ना चालू करूं तो 2,50,000 50,000 15,000 इंटू 12 इंटू 2 75.6 लाख तो ये आ गए, 85 इंटू 2 170 लाख ये आ गए। ये तीनों जोड़ता हूं अगर 95 112 88,000 इंटू 2 ईयर्स 5.9 लाख ये आ गए हमारे पास। और लिंडे की सैलरी आ गई 35 और 35 70 लाख रुपए। तो इसको अगर मैं जोड़ता हूं 75.6 170 5.9 और 70, तो ये मेरे पास आ गए टोटल 321.5 लाख, ये हमारे पास खर्चा हो जाएगा।
तो हमारे पास ये 321.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट विल बी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इनकर्ड इन रीलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस टू मानेसर। तो अगर आप मानेसर चले जाते हैं तो रीलोकेशन में कितना खर्चा होगा? तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इनकर्ड इन रीलोकेशन, आप रीलोकेट होने में कितना खर्च करेंगे? तो रीलोकेट होने में हमारे पास हमें बिल्डिंग मिलेगी 3.75 करोड़ की। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग हमारी 2.5 करोड़ की बिकेगी, लेकिन 2.25 करोड़ की इसकी इंडेक्सेशन है, तो 0.25 करोड़ यानी 25 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। इस पर 12.5% टैक्स लग जाएगा। तो 25 लाख रुपए पर 12.5% टैक्स लग गया, 3,12,500 ये टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो आपको 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसमें से 3,12,500 टैक्स चला गया, आपके हाथ में 2,46,87,500 टैक्स काटकर, और 3.75 करोड़ की आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है रेडीमेड। तो आपकी जेब से 128,125,500 चले जाएंगे रीलोकेशन के नाम पर, 128,125,500। तो ये हमारे पास 128,125,500 यहां पर रीलोकेशन के चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ रीलोकेट होने में कितना खर्च होगा यही पूछा था। इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मच इज द अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ नोएडा ऑफिस ऑन 1 अक्टूबर 24 if salary to all employees are paid till 31st March 25। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने सैलरी 31 मार्च 2025 तक की पे कर दी है, पहले एडवांस में दे दी है, तो अक्टूबर की 1 तारीख को कितना अनएक्सपायर्ड होगा? तो 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने की आपने सैलरी दे दी होगी। तो 6 महीने की सैलरी अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर सैलरी 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 आपके पास, ये तो नए वाले उसकी आ गई अनएक्सपायर्ड, ये वाली आ गई सैलरी। स्टाफ की सैलरी 2.5 लाख पर मंथ थी, 6 महीने की एडवांस दे रखी है। इसकी 15,000 पर मंथ थी, इसकी 6 महीने की एडवांस दे रखी है। ओके, ये हो गई। और जो लिंडे हैं उनकी 35 लाख की सैलरी है, तो 6 महीने की हो गई उनकी 35/2, 17.5 लाख रुपए की उनकी हो गई सैलरी फालतू। ओके, जो एडवांस में चल रही है। तो 2.5 लाख इंटू 6 15 लाख, 15,000 इंटू 6 90,000, और 17,50,000 की सैलरी होगी इनकी। तो 33,40,000 की सैलरी अनएक्सपायर्ड हो जाएगी, यानी अनएक्सपायर्ड है अभी। तो 33,40,000 ये अनएक्सपायर्ड सैलरी आ गई। तो सिंपल है। देखिए, केस सिनेरियो का मैं आपको एक सीधा सा गेम बता देता हूं। केस सिनेरियो एग्जाम में, पहली चीज केस सिनेरियो का आपका आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसे कहानी लिखकर आएगी, पहली बार देखा हुआ नहीं होना चाहिए। और केस सिनेरियो एग्जाम में बहुत सिंपल आता है। आरटीपी एमटीपी में तो ऐसे घुमा घुमा के देते हैं। अभी पीछे वाली जो आरटीपी आई थी उसके अंदर तो एक केस सिनेरियो दिया था जो 1.5 घंटे में हुआ। अब भाई 1.5 घंटे में कौन कर लेगा एग्जाम में? तो एग्जाम के केस सिनेरियो आसान होते हैं, बस आपका हाथ साफ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाँ ऐसे कहानी लिख के देंगे। सिंपल देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 30 मार्क्स के टोटल है जो भी एमसीक्यू और केस सिनेरियो है, बाकी 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव भी बच्चे को करना है और 3 घंटे का टाइम है। तो उसी हिसाब से पेपर डिजाइन किया जाता है। तो पेपर में इतने बड़े केस सिनेरियो नहीं मिलते, और बाकी 1-2 बार केस सिनेरियो देखे हो वो मोर देन सफिशियंट है। एग्जाम में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी केस सिनेरियो आएगा वो केस सिनेरियो आपने पहले पढ़ा हुआ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। बस स्टडी मैट के क्वेश्चंस को ही केस सिनेरियो में जो बनाया जाए वो पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे आपके। आ जाइए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ये कह रहे हैं कि हम दिस हाँ, अब सीधे पॉइंट टू पॉइंट की बात करता हूं मैं, लंबी चौड़ी कहानी नहीं, टाइम उसमें ज्यादा खराब होता है। कह रहे हैं कि हमारी सेल बैक टू बैक बढ़ती जा रही है और लास्ट ईयर भी ट्रिपल हो गई थी, 3 गुना लास्ट ईयर भी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, तो इनकी सेल लास्ट ईयर 3 गुना हो गई थी। और ये क्या करते हैं, ये फोन पर कस्टमर से बात करते हैं हर आइटम सोल्ड पर। तो एक आइटम बिका तो कस्टमर से पूछते हैं हाँ जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और इसकी कॉस्ट इन्हें 1 रुपए पर आइटम पड़ती है। ठीक है, और सोल्ड टू कंपनी इट हैंस टू, और पिछले साल की कॉस्ट 49,15,200 बैठी थी। तो एक आइटम पर एक कॉल जाती है वो 1 रुपए की बैठती है, 49,15,200 इनकी लास्ट ईयर ये फोन करने वाली कॉस्ट बैठी थी। अब कह रहे हैं कि कंपनी 3 प्रोडक्ट बेच रही है,
जिनका नाम है फैंसी फैन, होम डेकोर और असेंबल्ड फर्नीचर। ये तीन इनके पास हैं। तो फैन, डेकोर और फर्नीचर तीन इनके प्रोडक्ट हो गए। कह रहे हैं हमारी जो रिवेन्यू है करंट ईयर का वो 38088 100828 दिस और ये है। और इनका सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड नहीं गुड्स, भगवान जी को कहां बेच रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 288 720 और 432 है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन बिजनेस देयर इज अ सेइंग द पैकेजिंग सेल द प्रोडक्ट द फर्स्ट टाइम बट व्हाट इनसाइड सेल द प्रोडक्ट एट अ सेकंड टाइम। तो कह रहे हैं पैकिंग, ये कहावत होती है कि जो पैकिंग होती है बहुत अच्छी पैकिंग है तो वो एक बार सामान बेच सकती है, लेकिन दूसरी बार वो तभी बिकेगा जब अंदर की क्वालिटी अच्छी हो। फॉलोइंग सेइंग, इसी बात को कंपनी मानती है और ये क्या करते हैं, अपने जो कार्टन हैं जिन गत्तों में सामान भर के जाता है उनको वापस मंगवा लेते हैं, फिर वो रीयूज कर लेते हैं। इसके लिए कंपनी कैरियर कॉस्ट बियर करती है, यानी सम कार्टन को मंगवाने का जिसके 5,76,000 करंट ईयर में खर्च हुए हैं, और ये डायरेक्टली एलोकेट होगा उस प्रोडक्ट पे जिसके कार्टन आए हैं, और कार्टन इन्होंने सिर्फ फैंसी फैन के लिए मंगवाए हैं। तो फैंसी फैन का जो भी कार्टन होंगे वो वापस मंगवा लिए जाएंगे, 576 उसका खर्च आएगा। ओके। अब क्वेश्चन ने आगे बताया इंफॉर्मेशन, फैंसी फैन, डेकोर, फर्नीचर, नंबर ऑफ यूनिट्स बता दी कितनी कितनी बिकी हैं, नंबर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ सेल पार्ट्स। कह रहे हैं कंपनी कॉस्ट एलोकेशन का बेस बता रही है, डिलीवरी की कॉस्ट 1,20,96,000 है और ये नंबर ऑफ डिलीवरी के रेशो में बटेगी। तो 600:4380:1320 के रेशो में आप बांट सकते हैं। ऑर्डरिंग का खर्चा 7488 है, ये परचेज ऑर्डर के रेशो में बटेगा, तो इस रेशो में तीनों प्रोडक्ट में बांट सकते हैं। और इसके बाद में सेल्फ स्टॉकिंग का खर्चा है जो आर्स के रेशो में, ये वाले जो आर्स हैं इनके रेशो में हम बांट सकते हैं। इसके अलावा एक खर्चा है 576 जो फैंसी फैन से रिलेटेड है, और एक खर्चा है ₹1 पर यूनिट वाला जो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी जितनी यूनिट बिकी उस पर लग जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं द कंपनी वांट्स यू टू फिगर आउट द फॉलोइंग टू एसर्टेन विच ऑफ द प्रोडक्ट लाइन इज मोर प्रॉफिटेबल। आ जाइए पॉइंट नंबर 1, द टोटल सपोर्ट कॉस्ट एंड इट्स परसेंटेज टू सीओजीएस वुड बी। तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से उसका परसेंटेज क्या निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे कि भाई टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितनी है, तो 1,20,96,000, 74,88,000, 82,94, 400, 1,296,000 प्लस 74,88,000 प्लस 82,94, 400, इसमें जोड़ देंगे 5,76,000, और एक ये जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बिकी हैं हर यूनिट पे ₹1 की कॉल का खर्चा होता है। तो इसको मैंने डाला मेमोरी में, 1,209,600 प्लस 1,059,8400 प्लस 1,209,600 प्लस 1,059,8400 प्लस 2,937,600 मल्टीप्लाई बाई 1, ये मेरे पास जोड़कर सारा निकल कर आ रहा है 4,320,000। तो 4,32 लाख का खर्चा हो गया, और यहां पर सीओजीएस दिया हुआ है पूरा। तो सीओजीएस है 2,88,00,000 प्लस 7,20,00,000 प्लस 4,32,00,000, ये आ गया 14,40,000,000। ओके। तो 432 डिवाइड बाई 1440, ये 30% आ गया। तो क्वेश्चन ने पूछा था सपोर्ट कॉस्ट कितनी है, तो 4,32,00,000 और 30% इसकी परसेंटेज निकल कर आ गई। सपोर्ट कॉस्ट आ गई 4,32,00,000 और आपके पास में सपोर्ट कॉस्ट आ गई 4,32,00,000 और इसकी परसेंटेज निकाली सीओजीएस से 30%, ये निकल कर आ गया। ओके जी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, फैंसी फैन, डेकोर, असेंबल फर्नीचर की निकालो अगर सपोर्ट कॉस्ट सीओजीएस के बेसिस पे बांटी जाए तो सिंपली सेल लो, उसमें सीओजीएस माइनस करो, और जितना भी सीओजीएस है उसका 30% सपोर्ट कॉस्ट का माइनस आ जाएगा, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, सेल ली, सीओजीएस लिया, 30% ऑफ सीओजीएस माइनस करा, ये हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ गया
इस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। इसके बाद अब कहेगा एक्टिविटी बेस्ड से निकालो। कह रहे हैं द कॉस्ट ड्राइवर रेट रिलेटिंग टू डिलीवरी, ऑर्डरिंग, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट वुड बी कितना कितना होगा। तो जी कॉस्ट ड्राइवर निकालना है आपको, 12096,000 डिवाइडेड बाई 6300, ये आ गया 1920 पर डिलीवरी। 7488,000 डिवाइडेड बाई 3120, ये आ गया 2400 पर ऑर्डर। और 8294,400 डिवाइडेड बाई 17280, ये आ गया 480 पर आवर। और इसके अलावा जो कस्टमर सपोर्ट है वो पर यूनिट 1 रुपया है, वो हमें पहले से मालूम है। ठीक है जी, तो निकल कर आ गया हमारे पास 480, 24, 1920, 1920, 24, और एक ए निकल कर आ गया इसके आंसर में। तो ये ए निकल गया जी। इसके बाद में हमसे कह रहा है अगला पॉइंट, ऑपरेटिंग इनकम निकालो अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगानी हो। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सेल लेंगे, सीओजीएस लेंगे। अब जो हमारे पास 5,76,000 का कार्टन वाला था वो सीधे फैंसी फैन में जाएगा। डिलीवरी कॉस्ट नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई करके, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर से, सेल्फ स्टॉकिंग 8 से, और कस्टमर सपोर्ट 1 रुपया पर यूनिट से निकालेंगे, हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम निकल कर आ जाएगी। अगले पॉइंट में ऑपरेटिंग इनकम की परसेंटेज पूछी है, तो ऑपरेटिंग इनकम को सेल से निकालेंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस से। कह रहे हैं मिस्टर ए वर्क इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर ही इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हाल से 50% बिसाइड्स द नॉर्मल वेज एंड रेलिवेंट डेटा गिवन बिलो। टाइम रेट पर आवर 100 रुपए, आर आ गया। टाइम अलाउड एस एच 10 आ गया। टाइम टेकन ए एच 5 आ गया। टाइम सेव 5 आवर्स आ गए। कह रहे हैं मिस्टर ए बिलीव दैट दिस बोनस अंडर हाल से सिस्टम इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाई 50%, दस इंटेंडिंग टू शिफ्ट टू रोन प्लान। तो ये रोन प्लान पे जाने की सोच रहे हैं। तो रोन के अंदर परसेंटेज कैसे मिलेगी, ए एच बाई एस एच। ए एच है 5, एस एच है 10, तो रोन में भी 50% ही बोनस जाएगा। तो ये गलत सोच रहे हैं, दोनों में सेम बोनस जाएगा। आगे कह रहे हैं मिस्टर ए एच पर हाल से प्लान और रोन प्लान से आप इन दोनों की कमाई निकालिए। तो कमाई निकालने में क्या है भाई, ए एच इंटू आर, ये हो गए 500 रुपए, प्लस 5 घंटे के 500 रुपए का 50% आपने बचा लिया, 10 - 5 × आर, ये हो गए 250, 750 रुपए मिलेंगे। और दोनों में 750 ही मिलेंगे क्योंकि वो भी ए एच बाई एस एच ही रहेगा। तो 750, 750, 750, 750, सी वाला ठीक है। ओके जी, ये आ गया सी। और दोनों में कमाई सेम आएगी क्योंकि ए एच बाई एस एच आपके पास 50% ही आ रहा है। इसके बाद में कह रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जनरल एंट्री वुड अपीयर इन द कॉस्ट बुक व्हेन मटेरियल डायरेक्ट इज इशूड टू प्रोडक्शन। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू होता है प्रोडक्शन पर तो WIP टू स्टोर लेजर अकाउंट। तो WIP टू स्टोर लेजर अकाउंट, डी इसका आंसर हो गया। इसके बाद में हमारे पास प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। A product passes through two process. Output of one is treated as raw material of two. Cost incurred in process two. Second process में जो खर्चे हुए वो बता रहे हैं। तो प्रोसेस 1 से आया है 2785,700 में, इन्होंने खुद का मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा दिया इतना इतना। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज अंडर, प्रोसेस 1 का आउटपुट है 8748,750, ये इनपुट बनेगा प्रोसेस 2 का। ओके, और प्रोसेस 2 का आउटपुट 47 है। कोई ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है, आपको एबनॉर्मल गेन लॉस प्रोसेस 2 में बताना है। तो भाई प्रोसेस 1 से 48,750 यूनिट्स आई और प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस है 5%। 5% इसमें से हमने माइनस किया, 48,750 माइनस 5%, तो 46,312.5 आ रहा है। तो मैं 2 ले रहा हूं इसको। इतना आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आया कितना है, 47,000। तो आपका आउटपुट तो ज्यादा है, कितना, 46,312 आना चाहिए, 47,000 आया है। 688 यूनिट का एबनॉर्मल गेन निकलने वाला है यहाँ पर। ठीक है जी, अब एबनॉर्मल गेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आ गए 2 वाले खर्चे। स्क्रैप कितने बिकेगा कुछ बताया, स्क्रैप 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 बेचने का कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो हमारे पास हो गई कॉस्ट 2785,700 प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, हमारे पास 44,85,700 की कॉस्ट है और 46,312 यूनिट इसमें से निकलनी चाहिए।
688 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इससे हमारे पास एनसीपीयू आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास 4485700 डिवाइडेड बाई 46312 मल्टीप्लाई बाई 688, तो ये आ गया हमारे पास 66638.4। तो 66638 के आसपास आ रहा है, और मैंने पूरा वो निकाल दिया है। अब वो वाला तो मैच ही नहीं हो रहा इसमें, तो अब मेरे को निकालना पड़ेगा राउंड ऑफ करके 4485700 डिवाइड बाई 46312, तो ये आ गया 98.8582, तो 86 ले रहा हूं मैं, 98.86 मल्टीप्लाई बाई 688। अब आ गया मेरे पास 98.86 मल्टीप्लाई बाई 688, ये 68,000 चला गया। 4485700 डिवाइड बाई 46312, 96.8 96.86 96.86 मल्टीप्लाई बाई 688, ये आ गया 66639.6, तो 640 ले सकते हैं। तो 640 भी नहीं आ रहा, इनका देख लेते हैं इन्होंने क्या करा है। तो इन्होंने हमारे पास ये आ गया, हमारे पास प्रोसेस अकाउंट ले लिया, ये सारे खर्चे आ गए। अब हमारे पास इन्होंने ले ली 4485700 ऊपर, और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से 48750 माइनस 24 38 46312, और हमने भी तो इतना ही लिया है 4485700 4485700 और 46312 सेम है बिल्कुल। तो इन्होंने यहां पर ले लिया 96.858 और 96.858 से मल्टीप्लाई कर दिया 688 को, 66638, और उसको भी राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा, वहां की वैल्यू से राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इनके पास आ गया 66 और 626 राउंड ऑफ करके किया है, मैंने एक्यूरेटली लिया था। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अच्छा, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, जब आपका आंसर मान लो चारों में से किसी एमसीक्यू से मैच नहीं कर रहा, तो ये राउंड ऑफ करके एक पॉइंट नीचे करके एक पॉइंट आगे करके ले सकते हैं, वरना सबसे आसान तरीका जो सबसे नियर बाई वैल्यू आ रही है आपके पास वो ले लो। तो 66639 या 66638 एबनॉर्मल गेन के सबसे नियर बाई 72,000 आएगा या 66, तो 66,000 आएगा, तो इसका अंदर राउंड ऑफ करके इसी के पास वैल्यू आपकी बैठेगी। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें ज्वाइंट प्रोडक्ट P1 P2 निकल रहे हैं 6:4 के रेशो में। नॉर्मल लॉस 2% है रॉ मटेरियल इनपुट का, और ये नॉर्मल लॉस 12.5 से बिकेगा। कोई ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन फिजिकल यूनिट के बेसिस पर हम लोग बांटेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस 1 फॉर लास्ट मंथ। रॉ मटेरियल आया है 75,000 का, 2% हो गया नॉर्मल लॉस, 75,000 का 2%, 1500 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गई, और इनके बेचने का रेट भी दिया है 12.5, 12.5 के रेट से बिकेंगी इनटू 12.5, ये आ गया 18,750। ये नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू आ गई स्क्रैप। रॉ मटेरियल बता दिया 476,250 का है, लेबर बता दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिए, प्रोडक्शन ओवरहेड बता दिए, एबनॉर्मल गेन हुआ है 1250 किलो का। हमसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट एंड इट्स वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हो गया 1500 यूनिट का, और 18,750 का बिकेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं एबनॉर्मल गेन एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट P1 P2। तो एबनॉर्मल गेन की अगर हम बात करें तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये आपके पास ये आ गया मटेरियल, इसमें से स्क्रैप को माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और डायरेक्ट लेबर का 110%, 2,25,000 का 110%, 247,500 के ओवरहेड है। तो हमारे पास सबसे पहले 476,250 प्लस 2,25,000 प्लस 67,500 प्लस 247,500 और माइनस 18,750, तो हमारी कॉस्ट आ गई 997,500। मैंने क्या किया है, 476,250 मटेरियल, 225 की लेबर, 67,500 के डायरेक्ट एक्सपेंस, 247,500 के ओवरहेड, और इसमें से 18,750 का स्क्रैप माइनस कर दिया, तो 997,500 मेरे पास कॉस्ट आ गई। नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितनी आएंगी, टोटल यूनिट 75,000, जिसमें से 1,500 नॉर्मल लॉस हो गई, मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 997,500
डिवाइडेड बाई 73,500, ये आ गया 13.57। 997,500 डिवाइडेड बाई 73,500, 13.5714 ऐसे आ रहा है मेरे पास, ये पर यूनिट वैल्यू आ गई। अब 1250 का एबनॉर्मल गेन हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13.57 इंटू 1250, ये आ गया 16,963 रुपए के आसपास। तो एबनॉर्मल गेन हमारे पास 1250 यूनिट ये वाला इससे मैच कर गया, नॉर्मल लॉस 1500 यूनिट इससे मैच कर गया, ये हमारे पास दोनों चीजें मैच कर गई। अब ये और देखना है कि दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमारे पास आउटपुट कितना आया, 75,000 का इनपुट था, 1500 यूनिट का नॉर्मल लॉस था, 73,500 का आउटपुट आना चाहिए था, 1250 का एबनॉर्मल गेन है यानी आउटपुट ज्यादा आया है, 73,500 प्लस आउटपुट आया है 74,750। ये 74,750 रेशो में बढ़ जाएगा P1 और P2 में 6:4 में, तो 6:4 के रेशो में ये बढ़ जाएगा, डिवाइड इंटू 60%, ये आ गया 4485,850 और ये आ गया 29,900। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 13.57 से, मल्टीप्लाई हुई 13.57 अप्रोक्स, ये आ गया 608615 और 29,900 इंटू 13.57, ये आ गया 405743 अप्रोक्स। तो 6,08,000, 4,05,000, 6,08,000, 4,05,000, 44,850 और 29,900 यूनिट। परफेक्ट, ये मैच हो गया हमारा, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, आ जाओ जी। तो हमारे पास ये आ गया सी। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारे पास यहाँ, ओके आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन 7th। पीआर लिमिटेड सेल्स टू टाइप ऑफ पेन, बॉल पेन एंड जेल पेन। ध्यान रखना है एग्जाम में बॉल पेन लेके जाना है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का क्यों मांगते हैं, असल में कॉपियां जो चेक होती हैं आजकल पैड पे चेक होती हैं सारी, तो स्कैन करके जाती हैं टीचर्स के पास, तो ब्लैक कलर क्लियर दिखता है उसमें, तो ब्लैक बॉल पेन यूज करना होता है। और जेल पेन की इंक फैलने के चांस रहते हैं, तो बॉल पेन बेटर रहता है, तो ब्लैक कलर का बॉल पेन यूज करना है। दूसरी चीज ये याद रखना, कॉपी के ऊपर कुछ भी ओम लिख दिया, जैसे स्टार्टिंग में हम करते हैं ना, कॉपी स्टार्ट करती है हरिओम ओम, तो रिजल्ट रोक देता है आईसीआई। कॉपी के ऊपर कुछ ही फालतू बात नहीं लिखनी, ओम हरिओम, ये मानते हैं कि इंडिकेशन दे रहे हो आप टीचर को कि हमारी कॉपी है, तो कुछ ऐसा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। एक बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर हम जो पेपर करेंगे तो वो सीक्वेंस से करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर आपको सबसे बढ़िया क्या तरीका रहता है, जितने नंबर का तुम्हें पेपर आता है सबसे पहले उसमें 40 नंबर का ऐसा ढूंढ लो जो पक्का आता है। जैसे ही आपने 40 मार्क्स का वो किया, उसका टारगेट रखो 1 सवा घंटे में निपटाना है उस हर हाल में, तो 40 नंबर का जैसे ही आपने आता हुआ कर दिया, आप सेफ हो गए, 40 तो हो गए ना हमारे। उसके बाद में फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग क्वेश्चंस को उसके बाद करिए। हाँ जी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कह रहा है 2 पेन है, बॉल पेन और जेल पेन। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू सेल 6,000 यूनिट ऑफ बॉल पेन अलोंग विद 36 यूनिट्स ऑफ जेल पेन। तो 6,000 यूनिट और 3600 यूनिट, इनका अगर हम रेशो सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 6,000 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 1 और ये हो गया 6,000 डिवाइडेड बाई 600 का, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 3600 डिवाइडेड बाई 600, 6 और ये हो गया 5:3। ठीक है, 5:3 का इनका सेल मिक्स है, 5:3। कह रहे हैं सेल प्राइस पर यूनिट 150 और 100 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 रुपए और 40 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 336 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपोजिट ब्रेक इवन बैच। कह रहे हैं बैच बताओ। तो अब इसके अंदर इन्होंने गड़बड़ी करी हुई है, वो गड़बड़ी क्या करी हुई है, इन्होंने ये नहीं बताया कि एक बैच में कितनी यूनिट बनेगी। तो इन्होंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके जैसे 5:3 आ गया, तो इन्होंने ये मान लिया कि एक बैच में 8 यूनिट्स बनेंगी, जिसमें 5 होंगी बॉल पेन की और 3 होंगी जेल पेन की, ये जेल पेन। तो ये गलत है, आपको पहले बैच साइज बताना पड़ेगा। एक बैच में जरूरी थोड़ी 8 यूनिट बने, हो सकता है 80 बने, 50 बॉल पेन की और 30 जेल पेन की, तो इन्होंने एक बैच में 8 यूनिट मान ली है, तो ये तरीका गलत है, इनको बैच साइज बताना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं। अब कंपोजिट पीवी रेशो हम पर यूनिट कैसे निकालते हैं, ये 60 रुपए दे रहा है 5 यूनिट पर, ये 40 रुपए दे रहा है
3 यूनिट पर, टोटल 8 यूनिट है, तो कंपोजिट पीवी रेशो, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 300 और 120, 420 रुपए 8 यूनिट का है, तो एक यूनिट का कितना हुआ 52.5 पर यूनिट आ गया। तो हम वैसे तो पर यूनिट निकालते हैं, इन्होंने पूछा है बैच का, तो इन्होंने भी मान लिया 8 यूनिट एक बैच में है। तो भाई पहले बताते तो सही, तो बताइए एक बैच का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो एक बैच का कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट का कंट्रीब्यूशन तो 420 रुपए है, तो इन्होंने कह दिया कि एक बैच का कंट्रीब्यूशन 420 है। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट 336 डिवाइडेड बाई एक बैच में 420, एक बैच का कंट्रीब्यूशन 420, तो 800 बैच बनेंगे। ठीक है, 800 बैच का मतलब 6400 यूनिट्स हो गई। ओके, एक बैच में 8 यूनिट। अच्छा, अगर ये बैच वाली बात नहीं होती तो हम कैसे करते, तो हम पर यूनिट निकालते, 336 डिवाइड बाई 52.5 पर यूनिट, और ये हमारे पास 6400 यूनिट आ जाता सीधे यूनिट्स में। तो यूनिट वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैच वाले में आपको बैच साइज बताना चाहिए था, वो बैच साइज नहीं बताया, तो ये गड़बड़ी करी है। और ये 6400 यूनिट 5:3 के रेशो में बढ़ जाएंगी, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 4000 यूनिट इसकी और 2400 यूनिट इसकी। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको ब्रेक इवन बैच का बताना है एंड इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी बताना है। तो बैच का तो आ गया हमारे पास 800 बैच, 800 बैच, 4000 यूनिट इसकी, 2400 यूनिट इसकी, इसका सी ठीक है। तो हमारे पास इसका सी आ गया। ओके, इसके बाद में फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन्होंने शुरू कर दिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कुछ भी खास नया देखने के लिए बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है पूरे लंबे लंबे, मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी होगी वो साथ के साथ बताता चलूंगा। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट का, ये ड्रम परचेज करते हैं, 200 रुपए इनका परचेज प्राइस है और 240 में इसको बेचते हैं। ठीक है, एनुअल डिमांड 2,50,000 ड्रम्स की है, ये ए आ गया हमारे पास। डिलीवरी कॉस्ट 100 रुपए पर ऑर्डर है, ओ आ गया। हमारे पास जो कैरिंग कॉस्ट है वो 180 रुपए प्लस 10% परचेज कॉस्ट है, तो परचेज कॉस्ट है 200, तो ये 200 रुपए हो जाएगी हमारी कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, 180 प्लस 200 रुपए का 10% 20 रुपए आ गया। अब क्वेश्चन एक तो आपसे कह रहा है कि आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर √2 ए में आ गया 2.5 लाख और 100 और डिवाइडेड बाई 200 और ईओ क्यू आपके पास निकल कर आ जाएगा, जो भी वैल्यू इसकी निकल कर आ रही होगी। तो हमारे पास 2,50,000, 100, ये 200 रुपए आ गया। 500 यूनिट्स या 500 ड्रम्स आप एक बार में खरीदेंगे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं आगे, however the purchase manager states that managing director has ignored his share of bonus 10% of the amount by which total annual inventory and order cost are below 2 लाख। तो कह रहे हैं अगर एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट 2 लाख से कम होती है तो उस पर 10% का बोनस है। तो जैसे मान लो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल एनुअल मान लो 50,000 बैठा, तो 2 लाख से कितना फर्क है इसमें, 1,50,000 का। तो जितना फर्क होगा उस पर 10% बोनस मिल जाएगा, यानी 15,000 रुपए का बोनस मिल जाएगा। ये इग्नोर किया गया है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि सप्लायर हमें ऑफर दे रहा है क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर हम 1000 यूनिट्स एक बार में लें उस केस में हमें 199.6 का मिलेगा 200 की जगह। तो आप अगर देखें इसको, तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट थी वो थी 180 रुपए प्लस 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो यहाँ परचेज प्राइस 199.6 हो जाएगा। तो ये हो गया 180 प्लस 19.96, तो कैरिंग कॉस्ट 199.96 हो जाएगी इस केस में पर यूनिट की। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आपको कंपेयर करके बताना है कि डिस्काउंट लें या ना लें। तो अभी हम अगर ईओक्यू पर लेते हैं तो हमारे पास हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ले ली, और अगर हम 1000 यूनिट करके लेते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल ली, कैरिंग कॉस्ट 199.6 आएगी अब आपकी। इसके बाद में हमारे पास ये कॉस्ट निकल कर आ गई 1 लाख रुपए और ये 124, तो कंपेयर करना है 2 लाख से कितना फर्क है, 2 लाख से जितना फर्क होगा उस पर 10% बोनस मिल जाएगा। तो 2 लाख और 1 लाख में फर्क 1 लाख रुपए का 10% बोनस 10,000, यहां पर 7502 का बोनस मिल गया। फिर परचेज कॉस्ट निकाल दीजिए और कंपेयर कर लीजिए, तो यहां पर सस्ता बैठ रहा है तो हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉय कॉस्ट का, पुराना क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक,
हर बार करवाते हैं ये वाला क्वेश्चन। इन्होंने कह दिया कि हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स 210 है, ओवर टाइम डबल दिया जाएगा बेसिक और डीएनएस अलाउंस का, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का सेम है। 3 जॉब की हैं एएसडी, जिन पर बता दिया 30-30-40 30-50 20 काम किया है 2 वर्कर ने पी और क्यू ने। कह रहे हैं ओवर टाइम करा गया है जॉब एस के ऊपर और ओवर टाइम 8 घंटे का किया गया है। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है आपको अर्निंग निकालनी है और खर्चों को बांट कर दिखाना है। तो अर्निंग निकालने में क्या किया जाएगा, बेसिक वेजेज है 12,000, 50% डीए 6,000, इधर 15,000 और 7,500 आ जाएगा डीए। इसके बाद में पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है बेसिक के बेसिस पर और ईएसआई में भी बेसिक के बेसिस पर। तो 11.75 हो गया, 11.75 12,000 रुपए का, 1410 इसका आ गया और 11.75 ऑफ 15,000 का 1762.5 इसका आ गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जोड़ देंगे। इसके बाद में ओवर टाइम किया है इसने 8 घंटे का, तो 8 घंटे का जो ओवर टाइम किया गया है उसको इन्होंने बोला है डबल निकालने हैं बेसिक और डीए का, और 210 घंटे नॉर्मल है। तो बेसिक और डीए हो गया 12 और 6 18,000, ये है 210 घंटे का। अब जो भी रेट निकलेगा तो 8 घंटे की पेमेंट कितनी होगी और डबल रेट से करनी है। तो 18,000 डिवाइड बाई 210 मल्टीप्लाई बाई 16, 1371.42, तो 1371 का ओवर टाइम भी आ रहा है। तो अब हमारे पास दो चीजें इसने पूछी हैं, एक तो पूछी है अर्निंग, तो अर्निंग के अंदर बेसिक लेंगे, डीएनएस अलाउंस ले लेंगे, ओवर टाइम ले लेंगे, ग्रॉस वेजेज आ जाएगी, उसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, नेट वेजेज आ जाएगी। तो यहां तक का काम हो जाएगा। इसके बाद में इन्होंने कहा लेबर कॉस्ट बांटनी है। तो ये जो ओवर टाइम है ये तो जॉब एस के ऊपर किया गया है सिर्फ, तो ये जॉब एस में जुड़ेगा सीधा सीधा। इसके अलावा की जो कॉस्ट है बेसिक डीए और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो जो लेबर कॉस्ट आएगी वो 30-30-40 के रेशो में बढ़ जाएगी और क्यू की 30-50-20 के रेशो में बढ़ जाएगी। क्वेश्चन खत्म। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो एक आ गया अर्निंग का, बेसिक डीए ओवर टाइम ले लिया, ग्रॉस वेजेज आ गई, माइनस करो कंट्रीब्यूशन, नेट वेजेज निकल कर आ गई। इसके बाद में लेबर कॉस्ट निकालेंगे, तो ग्रॉस वेजेज में से ओवर टाइम हटा देंगे क्योंकि P1 का जो ओवर टाइम है वो सीधे जॉब एस पे चार्ज होना है। तो बाकी की जो लेबर कॉस्ट निकल कर आएगी उसे बांट देंगे, काम खत्म। और ये हो गया जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओवरहेड्स। ओवरहेड का क्वेश्चन है एक, ये स्टडी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो क्लास में भी करवाते हैं हर बार, वो क्वेश्चन अपना इन्होंने यहां पर रख दिया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में नहीं आ सकता 10 नंबर में। ओके, इसका आधा हिस्सा ही आ सकता है। तो कह रहे हैं एक्स कॉर्पोरेशन दो प्रोडक्ट बना रही है, एक्स और वाई। तो दो प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स और वाई, और हमारे पास दो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है P1 P2 और दो सपोर्ट डिपार्टमेंट है S1 S2, P1 P2 S1 S2। ओके, अब कह रहे हैं कि हम प्री डिटरमाइन ओवरहेड लेते हैं, तो हमारे पास प्री डिटरमाइन रेट ही चलता है। कह रहे हैं P1 डिपार्टमेंट मशीन आवर्स के बेसिस पर और P2 डिपार्टमेंट लेबर आवर्स के बेसिस पर खर्चों को रिकवर करेगा। अब टेक्निकल असिस्टेंस दिखाया कि किस तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चों को बांटेगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट S1 P1 और P2 में बांटेगा 3:3 के रेशो में, यानी 1:1 हो गया, इक्वल रेशो हो गया। और डिपार्टमेंट 2 30 और 15 यानी 2:1 का रेशो हो गया। तो S1 अपने खर्चे को 1:1 और S2 अपने खर्चे को 2:1 में इनके बीच में बांट देगा P1 P2 में। और डायरेक्ट मेथड है, सीधे P1 P2 में ही बट रहा है। अब फैक्ट्री के ओवरहेड बता दिए, तो अब S1 अपने खर्चों को दोनों पर 1:1 के रेशो में बांट देगा और S2 अपने खर्चों को 2:1 के रेशो में बांट देगा। उसके बाद आप P1 को डिवाइड करेंगे मशीन आर से और P2 को लेबर आर से, और रिकवरी रेट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ने बताया कि आउटपुट कितना आना है बजटेड, 1,60,000 यूनिट। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑल मटेरियल यूज्ड इन P1, तो इतना इतना मटेरियल लगेगा एक्स और वाई पर, 660 और 825। फिर बता रहे हैं बजटेड रिक्वायर्ड टाइम कितना चाहिए, 1.5 घंटा मशीन आवर्स का और यहां पर 1 घंटा मशीन आवर्स का। तो 1.5 घंटा मशीन आवर का चाहिए 1,50,000 और यहां पर 1 घंटा चाहिए तो 60,000। टोटल हो गए आपके पास 2,10,000 मशीन आवर्स, 1.5 घंटा और 1 घंटा। ठीक है, अब लेबर आवर्स जो चाहिए वो 2 और 2.5 चाहिए, तो 2 घंटे 2 लाख घंटे हो गए और 2.5 घंटा, तो ये हो गया 1.5 लाख।
3.5 लाख लेबर आवर्स आ गए। तो 2,10,000 मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे P1 के खर्चों को और P2 के 3.5 लाख से, तो हमारे पास रिकवरी रेट निकल कर आ जाएगा। तो बजटेड ओवरहेड आ गए, इसने अपने खर्चों को 1:1 में बांट दिया, 1:1 है, इसने 2:1 में बांट दिया अपने खर्चों को, ठीक है जी। अब खर्चे निकल गए, 2,10,000 मशीन आवर्स आए, उससे डिवाइड करिए, 350 लेबर आवर्स आए और आपके पास ओवरहेड का रिकवरी रेट निकल कर आ गया। पहला पॉइंट हमारे पास ये रहता है इसका। ओके, तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट कि आपको ओवरहेड रेट निकालने होते हैं। फिर कह रहा है आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का 2024 दिसंबर के लिए, और अंडर ओवर रिकवरी बतानी है बाद में, ठीक है। अब एक्चुअल की कहानी बताएगा यहां से, एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअल हुआ, एक्स की बनी 8,000 और वाई की बनी 6,000 यूनिट। एक्चुअल आर्स 12,200 और 8,300 मशीन आर्स रहे, यानी 12,200 और 8,300, 20,500 मशीन आर एक्चुअल में लगे और 16,400 और 14,800, 31,200 लेबर आवर्स लगे। मटेरियल की कॉस्ट 53,79, 50,60, लेबर की 65,10 और 60,000, 60,72,000 लग गई। ओके, अब पहले हम बनाएंगे बजटेड। तो 8,000 यूनिट पर 1.5 घंटा मशीन आवर लगना चाहिए था, ये आ गया हमारे पास 8,000 यूनिट, 1.5 घंटा मशीन आवर लगना चाहिए था। इसकी 6,000 यूनिट पे 1 घंटा मशीन आवर लगना चाहिए था। रेट था 165 रुपए। लेबर 2 घंटे और 2.5 घंटे लगनी चाहिए थी, रेट था 82.5। तो ये आपके ओवरहेड्स निकल जाएंगे कितने कितने लगेंगे। मटेरियल कितना लगना था, मटेरियल 660 और 825 लगना था, तो ये 660 और 825 से मटेरियल आ गया। लेबर कॉस्ट 2 घंटे 396 और 412 रुपए के हिसाब से लगनी थी, वो निकल कर आ गया, ये बजटेड निकल गया। अब इसमें एक्चुअल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर सारा, फिर आगे यहां पर आ गया कि रॉ मटेरियल 53,79, 50,16, लेबर 65,10 और 60,72 लगी है। तो हमारे पास यहां पर मटेरियल 53,79, 50,16, 65,10 और 60,72 लगाए। ओके, अब ओवरहेड्स लगाने हैं। तो ओवरहेड्स के लिए इन्होंने बताया एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं, P1 P2। अब S1 अपने खर्चों को 1:1 में बांट देगा दोनों पर, S2 अपने खर्चों को 2:1 के रेशो में बांट देगा। जब खर्चे बढ़ जाएंगे, इतने मशीन आवर से डिवाइड करके पहले का रेट आएगा और इतने डिवाइड करके दूसरे का रेट निकल आएगा। तो हमारे पास अब ये एक्चुअल ओवरहेड आ गए यहां पर वर्किंग नोट में, ये आ गए एक्चुअल ओवरहेड। इसने अपने खर्चे 1:1 में, इसने 2:1 में बांटे, 20,500 मशीन आवर, 31,200 लेबर आ गए। अब रिकवरी रेट निकल आया। अब ये एक्चुअल वाला रिकवरी रेट अप्लाई करके हम लोग ओवरहेड्स एक्चुअल में कितने लगे वो निकालेंगे। तो हमारे पास अब एक्चुअल वाला रेट हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया और ओवरहेड्स हमारे पास निकल कर आ गए। बस अब इनको कंपेयर कर लीजिए कि भाई वेरिएंस ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी है। तो ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी निकाली जाती है सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, सिर्फ ओवरहेड्स का बताना है। तो ओवरहेड्स हमारे पास आ गए यहां पर 1980 की जगह 1918 लगे हैं, तो कम लगे हैं। 990 की जगह 13 लगे हैं, तो ज्यादा लगे हैं। 1320 की जगह 1445 लगे हैं, तो ज्यादा खर्चा लग गया। और 1237,500 की जगह 1304 आपके लगे हैं, तो आपका यहां पे भी खर्चा ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर इन्होंने अंडर ओवर रिकवरी बता दी। कहां गई अंडर ओवर रिकवरी, ये आ गया 1980 रिकवर्ड ओवरहेड है, एक्चुअल में 19,18,000 लगे हैं। तो आपके पास रिकवरी ओवर हो गई, खर्चा कम लगा है। खर्चा कम लगना यानी रिकवरी ज्यादा हुई है। यहां पर खर्चा ज्यादा लगा है, रिकवरी कम है, अंडर रिकवरी हो गई। मैंने ऊपर बताया था खर्चे का कि खर्चा कम लगाए या ज्यादा लगाए। तो अगर खर्चा कम लगा है तो रिकवरी आपकी ज्यादा हो गई, अगर खर्चा ज्यादा लगा है एक्चुअल में तो रिकवरी आपकी कम रहेगी। तो यहां पर भी खर्चा ज्यादा हो गया, अंडर रिकवरी रह गई। यहां भी खर्चा ज्यादा हो गया, अंडर रिकवरी रह गई। ये बस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए हमें बताना था। तो इतना बड़ा क्वेश्चन वैसा आएगा नहीं कभी भी, मैं हमेशा बोल देता हूँ क्लास में से करवाने के बाद। ओके ओके ओके, कोशीट द फिगर्स लिस्टेड बिलो आर derived फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ईवीएस एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, ठीक है जी। ऑफिस अप्लायंस फिक्स्ड एसेट से, इस पे डेप लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट से डेप लगेगा। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट से डेप लगेगा। सेल दे दी,
सेल्स रिटर्न एंड रिबेट दे दी तो सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस हो जाएगी। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल, ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता, ये कॉस्टिंग पी एंड एल में जाकर डेबिट होता है। मटेरियल परचेज आ जाएगा, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल जुड़ जाएगा इसमें, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी मटेरियल परचेज में से। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड में। ड्राइंग एंड डिजाइन कॉस्ट को इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड में लिया है, जबकि इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना चाहिए। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग कॉस्ट फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, तो ये गलती है क्वेश्चन के अंदर। रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री की फैक्ट्री ओवरहेड। हीट एंड लाइट का खर्चा इन्होंने रेशो दिया हुआ है कैसे बटेगा, तो उसे रेशो में बांट देंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड। सेल का कमीशन सेल प्रमोशन सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। ऑफिस की सैलरी एक्सपेंस एडमिन ओवरहेड का पार्ट है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऑफिस का है। पैकिंग कॉस्ट टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल, मार्केटेबल की जो पैकिंग है वो सेकेंडरी पैकिंग होती है, सेकेंडरी पैकिंग, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर दिखा देंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस में होती है तो एडमिन ओवरहेड रहेगा। बैंक चार्ज एडमिन ओवरहेड का पार्ट है। फर्दर डिटेल, ये क्लोजिंग स्टॉक बता दिया इसका। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय कॉस्ट है तो इसको डायरेक्ट लेबर में जोड़ देंगे। डेप्रीशिएशन ऑफिस पर 15, अप्लायंस पर, प्लांट मशीनरी पे 40 और बिल्डिंग पे 10% लगाना है। हीट लाइट पावर का 70% फैक्ट्री से रिलेटेड है और बचा हुआ 30% 1:1 के रेशो में ऑफिस और सेलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। तो जितनी भी हीट एंड लाइट है, जैसे आगे हमारे पास हीट एंड लाइट, इसका 70% फैक्ट्री ओवरहेड, 30% जो बचा वो 1:1 के रेशो में आपके ऑफिस और सेल में लग जाएगा। आप चाहो तो सीधे 15% ले लो, 70% 15% 15%, बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद कह रहे हैं बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन भी हीट लाइट पावर के रेशो में बटेगा, तो ही 70% 15% 15% के रेशो में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ सेल दिखानी है, जिसमें प्राइम कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल दिखे। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिखाने हैं, एडमिन एक्सपेंस दिखाने, ये सारे आपको शेड्यूल बनाने हैं। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल का शेड्यूल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और एडमिन एक्सपेंस का शेड्यूल बनाना है, और इसकी हेल्प से आपको पी एंड एल स्टेटमेंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो हमारे पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, मटेरियल आ गया पहले, इसके बाद में हमारे पास डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद ये ड्राइंग एंड डिजाइन कॉस्ट ऊपर आनी चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर फैक्ट्री ओवरहेड आ गई, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, नेटवर्क कॉस्ट आ गई, कुछ और आइटम है नहीं, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, सीओजीएस आ गया। एडमिन और सेलिंग का शेड्यूल अलग से बना हुआ है, तो ये आपके पास आ गया सेलिंग का, सेल प्रमोशन कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन हीट लाइट का 15%, डेप्रीशिएशन का 15% और पैकिंग कॉस्ट। एडमिन के अंदर आ गया ऑफिस की सैलरी, डेप्रीशिएशन ऑफिस का, बिल्डिंग का 15%, हीट लाइट का 15%, प्रिंटिंग स्टेशनरी और बैंक चार्ज आ गए। ये हमारे पास आ गया। अब जब इसका हम पी एंड एल अकाउंट देखेंगे तो हमारे पास सेल आ गई, सेल में से रिटर्न माइनस कर दिया, नेट सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल इसमें से माइनस कर दी, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। कैश डिस्काउंट अब यहां पर पी एंड एल में से माइनस कर दी जाएगी, तो कॉस्टिंग पी एंड एल में से माइनस हो जाती है। ओके, इसके बाद में हमारे पास है अगला क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एमी लिमिटेड यूज बैच कॉस्टिंग सिस्टम फुल्ली इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंट। स्टोर लेजर के ओपनिंग बैलेंस दे दिया, डब्ल्यूआईपी का और फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस। मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, तो एसएलसी में टू साइड में आ जाएगा। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद टोटल वेजेज पेड, ये बैंक में टू साइड में आ जाएगी। कह रहे हैं 1/5 बीइंग इनडायरेक्ट, तो इसका 1/6 हिस्सा फैक्ट्री ओवरहेड में बाई साइड में चला जाएगा। डायरेक्ट वेजेज चार्ज टू बैचेज, ये डब्ल्यूआईपी अकाउंट में चला जाएगा वेजेज कंट्रोल अकाउंट से। नॉन प्रोडक्टिव टाइम आइडल टाइम डायरेक्ट वर्कर्स का, तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम आपका फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर टू बैंक में चले जाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड में। सेल्स आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में सेल दिखा सकते हैं, पी एंड एल में भी सेल दिखा सकते हैं, बाई साइड में आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, ये फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स के अकाउंट में जाएगा। फिजिकल डब्ल्यूआईपी एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो जो फिजिकल वैल्यू डब्ल्यूआईपी की है और जो डब्ल्यूआईपी का यहां पर हमारे पास अच्छा कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, तो फिजिकल वैल्यू जो भी डब्ल्यूआईपी की है वो बैलेंस सीडी में जाएगा। अब बैलेंस सीडी इन्होंने खुद दे दिया है, तो अगर कोई भी बैलेंसिंग फिगर आएगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट में तो वो एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस होगा।
तो गेन 2 में है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो गेन हो गया, बाई में है तो आपके 2 में है तो लॉस हो गया, बाई में है तो गेन हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपके पास 130% ऑफ डायरेक्ट वेजेज आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गई स्टोर लेजर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वेजेज कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। WIP में गया, जो चार्ज हुई थी 1/6 गया वहां पर, और नॉन प्रोडक्टिव वाला भी गया फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर ओवरहेड अकाउंट आ गया। ओवरहेड अकाउंट में आपके पास कॉस्टिंग P&L में अंडर ओवर रिकवरी चली जाती है, तो ओवर रिकवरी थी। इसके बाद में WIP कंट्रोल के अंदर आ गया स्टोर लेजर, WC प्रोडक्शन ओवरहेड से फिनिश गुड्स क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास, तो हमारे पास एबनॉर्मल गेन बन गया। इसके बाद में फिनिश गुड्स कंट्रोल के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, WIP से आया, ये हमें कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में भेजना होता है और बाकी बैलेंस CD बच जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसको सीधे P&L में भेजा और P&L से यहां पर बेच के दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल से बेच के दिखाओ या P&L से बेच के दिखाओ। प्रोडक्शन ओवरहेड की ओवर रिकवरी थी, WIP का एबनॉर्मल गेन था, वो सब आ गया। बाकी इन्होंने बैलेंस CD लिखा है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है बेसिकली। तो ये बैलेंस CD नहीं, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आएगा यहां पर। इसके बाद में जॉब कॉस्टिंग का जो फेमस सा एक छोटा सा क्वेश्चन है वो इन्होंने दिया, जॉब एंड बैच। तो जॉब एंड बैच में हमारा एक सुपरवाइजर है, उसने जॉब कार्ड बना के दे दिया, इतना मटेरियल, इतनी लेबर, इतने चार्जेबल एक्सपेंस, और ओवरहेड 1/3 लगा दिए सीधे, और ये कॉस्ट बता दी। अब हमें P&L दिया जाता है पूरे साल का, कि भाई ये पूरे साल का P&L है, और हमें अब यहां पर दोबारा से रिवाइज कॉस्ट निकालनी होती है P&L के बेसिस पर। कह रहे हैं 20% टोटल कॉस्ट में जोड़ भी देना। तो तरीका क्या रहता है इसके अंदर, मटेरियल ऐसे रहेगा, लेबर कॉस्ट ऐसी रहेगी, तोड़ के दिखा देंगे X Y और Z की कि कितनी कितनी आई। चार्जेबल एक्सपेंस ऐसे ही रहेंगे, तो मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, स्पेशल स्टोर आइटम चार्जेबल एक्सपेंस आ गए। अब इसके बाद में यहां पर हमें ओवरहेड का रेट निकालना होता है। तो वेजेज तीनों डिपार्टमेंट की दी हुई है और ओवरहेड भी तीनों डिपार्टमेंट के दिए हुए हैं, तो वेजेज के रेशियो में से रिलेट करके निकाल देंगे। तो 95,000 के ओवरहेड, 1,90,000 की वेजेज पर, तो ये हो गए 50% ऑफ वेजेज। फिर 171, 2,28,000 की वेजेज पर, ये हो गए 75% ऑफ वेजेज। और फिर 38,000 के ओवरहेड, 1,52,000 की वेजेज पर, तो ये हो गए 25% ऑफ वेजेज। तो हमारे पास 50% ऑफ वेजेज, 75% ऑफ वेजेज और 25% ऑफ वेजेज आ जाएगा डिपार्टमेंट XYZ का रेट। इसके बाद में हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस दिए होते हैं, जो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेट करने होते हैं। तो सेल में से ग्रोस प्रॉफिट हटा देता हूं, 950 का है, 4750 माइनस 950, मेरी कॉस्ट आ गई 38 लाख। ये मेरे पास कॉस्ट निकल कर आ गई, और 380 के सेलिंग एक्सपेंस है, तो हमारी कॉस्ट का 10% है जो सेलिंग एक्सपेंस आएगा। इसके बेसिस पर हमारी जॉब की कॉस्टिंग बन जाएगी। तो मटेरियल आ गया, वेजेज को तोड़ दिया, बस रहेगा उतना ही, चार्जेबल एक्सपेंस आ गए, ओवरहेड 50% ऑफ वेजेज, 75 और 25% ऑफ वेजेज आ गई, सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ कॉस्ट आ गए, प्रॉफिट जोड़िए और नया सेल प्राइस आपके पास निकल कर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, WIP का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओपनिंग, हमने क्या क्या खर्चे किए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड प्रोसेस 1 में। प्रोसेस 2 के अंदर लेबर ओवरहेड दिखाया है, क्योंकि प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 1 का इनपुट रॉ मटेरियल बन जाएगा। यूनिट्स आई है 40,000, 36,000 कंप्लीट हुई है, 2,000 WIP है, 2,000 नॉर्मल लॉस है। ओके, सेकंड प्रोसेस के अंदर 36,000 यूनिट ये पहुंच गई, इसमें 32 कंप्लीट हो गई, बची 4,000। 4,000 में से 1,500 नॉर्मल लॉस में चली गई, 2,500 क्लोजिंग WIP में आ जाएंगी। क्वेश्चन ने कहा है कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं है। कह रहे हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100-50-50 लेने हैं WIP के लिए, कोई एबनॉर्मल लॉस सेकंड प्रोसेस में नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर जो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है 100-100, नॉर्मल लॉस डैश डैश डैश, क्लोजिंग WIP मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 50, उसके बाद खर्चों से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास प्रोसेस अकाउंट बन जाएगा। फिर सेकंड प्रोसेस के अंदर 36,000 यूनिट थी, 32 कंप्लीट हो गई, 100-100, 1,500 नॉर्मल लॉस डैश डैश, और क्लोजिंग WIP 100 और 50% ले लेंगे, इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी और इसका प्रोसेस अकाउंट बन जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बाद है ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, JB लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 केमिकल प्रोडक्ट XR, YS एंड ZT, 3 प्रोडक्ट हैं। इट प्रोसेस इनपुट मटेरियल इन कॉमन प्लांट फैसिलिटी, एक कॉमन प्रोसेस है जहां से जनरेट होते हैं दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट X एंड Y 4:1 के रेशो में, आफ्टर अ नॉर्मल लॉस ऑफ 1/12 ऑफ इनपुट मटेरियल। ठीक है,
There is no market for these intermediate products. Thus, X is processed further through separate finishing process R to yield XR, and Y is converted into YS by a process S. The S finishing process also produces a waste material of Z which had no market value. Thus, the company convert Z after additional processing through process T into sellable byproduct. अब जरा देखिए, 11,40,000 kilogram of common input material are processed in each month in common plant facility. After the separate finishing process, all losses are normal loss. जो भी loss है वो सब normal loss रहेंगे. XR, YS और ZT इस तरीके से हमारे बने हैं. क्वांटिटी XR की 760, YS की 190 और 19,000 ZT की. इनका मार्केट प्राइस दे दिया. अब इसके अंदर गेम क्या है? सबसे पहले हमारे पास है कॉमन प्रोसेस, ज्वाइंट प्रोसेस. यहां से निकले X और Y, लेकिन ये बाजार में बिक नहीं सकते. X को फर्दर प्रोसेस करा प्रोसेस R में, तो X को हम प्रोसेस R में ले गए और वहां से प्रोडक्ट XR निकल गया. अब ये बिक सकता है. और Y को हम ले गए प्रोसेस S में और वहां से YS निकल गया. तो यहां से Y में हम गए, Y से गए प्रोसेस S में, यहां से निकल गया YS. एक और निकला है प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट Z स्क्रैप की तरह से. अब ये जो Z है इसको फिर हम प्रोसेस T में लेके गए और ZT निकला. फिर इसको हम लेके गए प्रोसेस T में और यहां से ZT बन गया. तो मेन जो थे हमारे X और Y थे. X तो XR बन गया एक ही बार में, Y YS बन गया एक ही बार में. इसी प्रोसेस से Z निकला है और वो प्रोसेस T में आके प्रोसेस हुआ. ये Z बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये X और Y दोनों का ज्वाइंट, दोनों का बाई प्रोडक्ट नहीं है. देखो, अगर यहां से Z निकलता बाई प्रोडक्ट तो वो X और Y दोनों को बनाते हुए Z निकलता. इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया, बोले X और Y पहले हमने बनाए, फिर Y को प्रोसेस करते हुए Z बनाए. तो ये जो Z बाई प्रोडक्ट है ये बाई प्रोडक्ट ऑफ Y है या YS है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है. तो इसका सिर्फ Y से लेना देना है, इसका X से कोई लेना देना नहीं है. तो इससे जो भी बेच के मिलेगा वो Y का होगा, वो X को नहीं मिलेगा, क्योंकि X तो XR बन गया, Y YS बनाया और अपने में से एक बाई प्रोडक्ट Z निकाला है, तो Y के हिस्से में आएगा इसका पैसा. ये इस क्वेश्चन के अंदर अच्छा गेम है. अब इस क्वेश्चन में ये सेल वैल्यू दे दी सबकी. इसके बाद में क्वेश्चन ने बता दिया कि कॉमन प्लांट फैसिलिटी में हमारे खर्चे हुए 167,20,000, ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गई. इसके बाद में सेपरेट फिनिशिंग प्रोसेस में R में 124,64 लगे, S में 41,04 लगे और जो T प्रोसेस है उसमें 304 लगे. तो R से निकलता है XR, S से निकलता है YS और T से निकलता है ZT यानी बाई प्रोडक्ट. ओके, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस ऑफ बोथ प्रोडक्ट. तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है दोनों प्रोडक्ट का, XR और YS का. कंसीडरिंग ऑल ज्वाइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRV मेथड. NRV मेथड पे आपको ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी है. हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई हैं. अब इसमें जरा देखिएगा, मैं ZT यानी बाई प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूं. जो बाई प्रोडक्ट है 19,024 रुपए से बिकेगा, तो इसकी सेल वैल्यू है 4,56,000 और इसको प्रोसेस करने में 3,04,000 रुपए खर्च हुए थे, माइनस 3,04,000. 1,52,000 रुपए इस बाई प्रोडक्ट से मिलने वाले हैं और ये 1,52,000 सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट YS को मिलेंगे क्योंकि ये उसका हिस्सा है. अब जरा देखिए, हमारे पास सबसे पहले सेल वैल्यू आ गई दोनों प्रोडक्ट की. अब बाई प्रोडक्ट की कमाई किसमें जोड़ दो, YS में, क्योंकि बाई प्रोडक्ट YS का है. अब ये दोनों की सेल वैल्यू आ गई, इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जाएगी, NRV आ जाएगा. NRV के रेशो में हमने बांट दिया कॉस्ट को. अब आ जाइए इनकम स्टेटमेंट कैसे निकलेगा. XR और YS का ज्वाइंट कॉस्ट बढ़ गई दोनों में, दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस हो गई. अब जो बाई प्रोडक्ट का जो भी कलेक्शन था वो सिर्फ YS से रिलेटेड है, सिर्फ वहीं पर आएगा. तो ज्वाइंट कॉस्ट आ गई दोनों की, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई. बाई प्रोडक्ट की कमाई से जो प्रोडक्ट YS है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी. तो जितनी भी कॉस्ट आपकी आ रही थी YS की, 1,52,000 रुपए बाई प्रोडक्ट से आए, इसकी कॉस्ट कम होगी. यानी XR और YS दोनों की माइनस नहीं होगी, सिर्फ YS में से माइनस होगी क्योंकि उसका बाई प्रोडक्ट है.
फिर टोटल कॉस्ट आ गई, सेल आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट को यहां पर माइनस ना करें, पहले दोनों का प्रॉफिट निकाल लें और वाईएस में बाई प्रोडक्ट के 1,52,000 को लास्ट में जोड़ दें कि ये प्रॉफिट और है वाईएस का, क्योंकि उसका एक हिस्सा हमने बाई प्रोडक्ट कबाड़ की तरह से बेच दिया है। ओके, इसके बाद में एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, होटल वाला क्वेश्चन है। ये आ गया होटल, कह रहे हैं हमारे पास सिंगल और डबल दो रूम है, 20 और 10 नंबर है, ऑक्यूपेंसी 100 और 80 है, तो इसका मतलब इसके 20 रूम और इसके 8 रूम ये ऑक्यूपाई होंगे डेली। फिर पूरे साल का ये खर्चा दे दिया, 360 दिन से क्वेश्चन करना है, 125 रुपए रूम अटेंडेंट को देने हैं हर रूम के। तो 20 रूम और 8 28 रूम हो गए 360 दिन तक, 28 रूम 360 दिन तक, 10,080 रूम डेज हो गए, 125 रुपए देने हैं रूम अटेंडेंट को, 125 रुपए इसे दे दो, तो 12,60,000 रुपए रूम अटेंडेंट को आपको देने हैं। तो ये सारे खर्चे प्लस 12,60,000 देने हैं। एक बार जोड़ दूं, 30,20,000, 20,16,000, 8,60,000, 4,94,000, 3,22,000, 14,40,000, 6,12,000 और 12,60,000। ये मेरे पास टोटल निकल कर आया है 100,24,000। ठीक है जी, ये मेरी कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन ने कहा है आपको 25% प्रॉफिट ऑन टेकिंग लेना है, तो ये मेरी कॉस्ट है, ये प्रॉफिट जो 25% है टेकिंग का, और यहां पर मेरी टेकिंग आ जाएगी। तो टेकिंग का 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट हो गई 75%, तो इसे 75% से डिवाइड कर दीजिए और आपकी टेकिंग आ जाएगी 13,365,333। ये मेरी टेकिंग निकल कर आ गई, मैंने कॉस्ट को 75% से डिवाइड कर दिया। ओके, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो डबल रूम है उसका 1.5 टाइम लेंगे सिंगल रूम का, तो सिंगल रूम के हो गए 20 रूम और डबल रूम के थे 8, इससे किराया लेंगे x, तो इससे किराया लेंगे 1.5x, और 360 दिन है इंटू 360 इंटू 360, तो 20 और 8 का हो गया 1.5, 12 और 20 32 360 दिन के ये रूम डेज हमारे पास निकल कर आ गए 11,520। तो ये जो कलेक्शन है टेकिंग है 11,520 से इसको डिवाइड करेंगे, टेकिंग निकल कर आ जाएगी 133,65,333 डिवाइड बाई 11,520, ये आ गया 1160 सिंगल रूम का। और डबल रूम का हमें निकालना है तो डबल रूम का कर देंगे इसका 1.5 टाइम्स, 1160 इंटू 1.5, ये आ गया हमारे पास 1740 रुपए, 1160 और 1740 रुपए, ये 1160 आ गया और ये 1740 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आगे हमसे कह रहा है कि हम इमरजेंसी पावर बैकअप सेट करके बैठे हुए हैं और कस्टमर अगर सेपरेटली बोलेगा तो 200 रुपए पर रूम उसकी रिक्वेस्ट पे लगाए जाएंगे इस पर। ठीक है, तो 200 रुपए पावर बैकअप के अलग से चाहिए। अब इनके पास आए हैं मिस्टर मैट्रिक्स अपनी फैमिली के साथ और इन्होंने यहां पर नाइट स्टे करना है। इन्होंने मिस्टर इंटेल जो आपके होटल के मालिक हैं उनको डबल रूम मांगा है और इमरजेंसी पावर बैकअप भी मांगा है। तो हमारे पास डबल रूम का किराया 1740, पावर बैकअप भी चाहते हो तो 1940 रुपए आपको रूम के देने पड़ेंगे, तो इनसे 1940 रुपए चार्ज किए जाएंगे। ये क्वेश्चन था इसके अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये सीए फाइनल एसपीओएम का क्वेश्चन है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, इररेलेवेंट है, इसको इग्नोर कर देना। इसके बाद में हमारे पास है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चन ने कहा है गवर्नमेंट फूड प्रोडक्ट इज न्यू एंट्रेंट इन मार्केट फॉर चॉकलेट, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट स्वीटी, this is small rectangular chocolate bar. Are wrapped in aluminum foil, packed in attractive cartoon, 50 bar या cartoon therefore consider basic sale unit। तो एक कार्टन में ये बार रख के देते हैं, इसी को सेल यूनिट मानना है, तो एक कार्टन हमारी एक सेल यूनिट है। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है कि हमने बहुत कॉस्ट निकाली है, न्यू प्रोजेक्शन किया है, कह रहे हैं कि हम एक्चुअल कॉस्ट एक्सपीरियंस अब हमें चाहिए। इनकम स्टेटमेंट फॉर लास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर का इनकम स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं और अगले कुछ क्वार्टर में हमें एफिशिएंसी चाहिए। कोई स्टॉक हमारे पास नहीं है। अब कहानी बता रहे हैं, हमें तो सीधे मुद्दे से मतलब है। फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 यूनिट बिकी हैं, 24 रुपए का रेट है, और सेकंड में 70,000 यूनिट बिकी हैं, तो सेल प्राइस हमारे पास 24 है। ओके, इसके बाद है सीओजीएस 7 लाख और 880 दिया है, तो 7 लाख और 880 में अब हमें वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करना पड़ेगा। तो चेंज इन कॉस्ट 1,80,000, चेंज इन यूनिट
20,000। तो हमारे पास यहाँ पर हो गई ₹9 पर यूनिट वेरिएबल। फिक्स निकालनी है तो जैसे इसे उठा लेते हैं 7 लाख रुपए, इसमें से वेरिएबल माइनस करते हैं तो ये 50,000 यूनिट पर थी, 50,000 यूनिट पर 9 रुपए वेरिएबल हो गए, 50,000 यूनिट इंटू 9 और 7 लाख रुपए दिया हुआ था। तो 2.5 लाख हमारी यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, दो दो पॉइंट का डेटा दे देता है तो इसी तरह से निकालते हैं। फिर ग्रॉस मार्जिन आ गया, इसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए। चेंज इन कॉस्ट 40,000, चेंज इन यूनिट 20,000, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ₹2 पर यूनिट वेरिएबल हो गई। ठीक है, अब फिक्स निकालनी है तो इसमें से निकाल लेते हैं। 6.5 लाख माइनस 50,000 यूनिट पर 2 रुपए से 1 लाख रुपए हो गए, तो 5.5 लाख यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ओके, इसके बाद नेट इनकम लॉस बिफोर टैक्स दे दिया, टैक्स दे दिया इसके बाद माइनस प्लस में, तो 60,000 का टैक्स 1.5 लाख पर 40% टैक्स का रेट है, और उसके बाद में लॉस और प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आ गया। तो ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए और 9 रुपए, 11 रुपए की हो गई वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस था 24 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 13 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 2.5 लाख रुपए और 5.5, 7 लाख रुपए की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, 7 लाख फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो भी पूछेगा देख लेंगे क्या क्या पूछता है। कह रहे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली कार्टन सेल फॉर द चॉकलेट। चलिए जी, बीईपी जानना चाहते हैं आप। 7 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट, 13 रुपए पर यूनिट, 53,846 हमारे पास बीईपी निकल कर आ जाएगा। बीईपी 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 ब्रेक इवन पॉइंट 8 लाख, एक सेकेंड, 2.5 लाख और 5.8 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख है, मैंने 7 कर दिया। 8 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, 8 लाख को डिवाइड करो 13 से, 8 लाख डिवाइड बाई 13, 61,538 यूनिट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 61,539। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है अगला पॉइंट, मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है in this product line. What quarterly carton sale and total revenue are required in each quarter to earn after tax return of 20% per annum on investment? तो 20% पर एनम आपको चाहिए 30 लाख का, यानी 6 लाख रुपए पर एनम चाहिए। तो एक क्वार्टर में कितना चाहिए आपको? एक क्वार्टर का अगर निकालना है तो इसको 1/4 करना पड़ेगा। तो एक क्वार्टर में आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स बोला है क्वेश्चन ने। तो हमारे पास जो आंसर आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से वो बिफोर टैक्स आते हैं, तो इसे बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा 1 माइनस टी से डिवाइड करके। 1.5 लाख डिवाइड बाई 1 माइनस टी है हमारे पास 40%, तो 1.5 लाख डिवाइड बाई 0.6, 2.5 लाख रुपए आपको कमाने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट 2.5 लाख का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो 8 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट, 2.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 13 रुपीज पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। 8 और 2 10,50,000 डिवाइड बाई 13, आपको 80,769.2 यूनिट बेचनी पड़ेंगी। और अगर कलेक्शन में चाहते हैं तो 24 रुपए की एक यूनिट है, कलेक्शन 19,38,461 रुपए 50 पैसे का आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। ओके जी, हमारे पास यूनिट आ गई 8769 और 1938,460 समथिंग का आपके पास कलेक्शन आ गया। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन आगे कह रहे हैं, द फर्म विल मार्केटिंग पीपल प्रिडिक्ट दैट इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाई 1.5, तो 24 रुपए का प्राइस है, 1.5 रुपया गिरा दो, यानी 24 माइनस 1.5, अब प्राइस हो जाएगा 22.5। कह रहे हैं एंड 1,50,000 एडवर्टीजमेंट कैंपेन करनी पड़े, तो हमारे पास अभी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 8 लाख, 1.5 लाख रुपए और खर्च करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 9.5 लाख। ओके, कह रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो सेल 20% इंक्रीज हो जाएगी सेकंड क्वार्टर से। तो सेकंड क्वार्टर में हमारी सेल थी 70,000 यूनिट, 70,000 यूनिट में 20% जोड़ दो, 84,000 यूनिट हमारी बिकने लगेंगी। तो शुड द प्लान बी इंप्लीमेंट और नॉट, तो देख लेते हैं। 84,000 यूनिट, सेल प्राइस है 22.5, हमारे पास सेल प्राइस आ गया 84,000 इंटू 22.5, 18,90,000।
ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, 11 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 84,000 यूनिट इंटू 11, 9.24 लाख ये चला गया। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं 9.5 लाख की, देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 1890 माइनस 9,24,000 माइनस 9,50,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,000 आएगा, जबकि वैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 1,10,000 रुपए आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर टैक्स माइनस करके आखिरी तक जाना है तो 16,000 का 40% 6,400 टैक्स हो गया, और आफ्टर टैक्स 9,600 इनकम रह गई आपकी, तो 9,600 इनकम हो जाएगी आपकी 66,000 से, तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल को। इसके बाद में बजट एंड बजटरी कंट्रोल। द बजट फॉर एक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ पीक्यूआर फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ ऑपरेशन एज गिवन बिलो, पहले 3 क्वार्टर का दे रहा है ये। ओके, Q1 Q2 Q3, अमाउंट थाउजेंड्स में दी गई है, एक्टिविटी, सेल्स यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट दी गई हैं, तो 9,000, 17,000 और 15,000 में सेल यूनिट, और प्रोडक्शन था 10,000, 20,000 और 15,000 का। कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल ए और बी लग रहे हैं, जो 60, 120, 90 लग रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास जनरली कैसा खर्चा होता है, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास खर्चा होता है वेरिएबल। ऐसे आगे के सारे खर्चे दे दिए। कह रहे हैं द फिगर शोन अबव रिप्रेजेंट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड व्हिच हैज द फॉलोइंग मेजर फीचर्स। फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ एनी कॉस्ट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल, यानी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है, तो ये लाइन देने की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, any variable element of each cost display a linear relationship with activity level except that variable labor cost, तो linear relationship यानी variable cost, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगी तो वेरिएबल खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी। अब एक्सेप्ट लेबर कॉस्ट कह रहा है, except variable labor cost become 50% higher for activity in excess of 19,000 यूनिट पर क्वार्टर, तो अगर आपने 19,000 यूनिट से ज्यादा बनाई किसी क्वार्टर में तो 50% लेबर कॉस्ट के बढ़ जाएंगे ड्यू टू नेसेसिटी ऑफ ओवरटाइम, क्योंकि ओवरटाइम करना पड़ेगा। ओके, थर्ड, variable element of selling and distribution expense is a function of sale, all other cost with a variable element are function of production volume, तो कह रहे हैं जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैं वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से रिलेटेड होंगे, और बाकी के जो खर्चे हैं वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से होंगे, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। जो प्रोडक्शन का सारा खर्चा होता है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से रिलेट होता है, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं वो यूनिट सोल्ड से रिलेटेड होते हैं। तो ये तीनों चीजों के अंदर सिर्फ एक ही चीज काम की थी कि 19,000 यूनिट से ऊपर बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट में 50% एक्स्ट्रा लगेगा लेबर कॉस्ट में ओवर टाइम का। एक्टिविटी फॉर ईच क्वार्टर इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द क्वार्टर। ओके, कह रहे हैं इन क्वार्टर 4 प्रोडक्शन लेवल विल बी सेट इक्वल्स टू सेल, कह रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में प्रोडक्शन और सेल एक बराबर होंगे। प्रोडक्शन एंड सेल इन दिस क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन 15,000 यूनिट, 21,000 यूनिट एंड 18,000 यूनिट। तो अब ये फोर्थ क्वार्टर का आपका तीन चीजों का बजट बनवाएंगे, 15,000, 18,000 और 21,000 यूनिट का। कह रहे हैं इन मंथ 9th इट विल बी पॉसिबल टू एक्यूरेट एस्टिमेट द सेल फॉर क्वार्टर 4, कॉस्ट स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम एज इन क्वार्टर 1 to 3 एक्सेप्ट द फॉलोइंग, बाकी सारे खर्चे सेम रहेंगे। लेबर कॉस्ट 12.5% से बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी जी। वेरिएबल लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल डिक्रीज, कह रहे हैं कि जो लेबर का इनपुट है हर यूनिट पर वो आउटपुट के कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस यूनिट्स जल्दी बनेंगी, लेबर को कम मेहनत करनी पड़ेगी। ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट, लर्निंग कर्व इफेक्ट क्या होता है, जब आप काम करते जाते हैं एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप जल्दी चीजों को बनाने लग जाते हैं। कह रहे हैं सच दैट 80% ऑफ प्रीवियस लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिक्वायर्ड इन क्वार्टर 4, तो क्वार्टर 4 में पहले अगर हमारे को 10 रुपए की लेबर लगानी पड़ती थी तो अब सिर्फ 80% यानी 8 रुपए की लेबर लगेगी, यानी 10 घंटे में जो काम होता था वो 8 घंटे में हो जाएगा। ओके, द देयर होल्ड फॉर ओवर टाइम वर्किंग रिमेन 19,000 यूनिट पर क्वार्टर, ओवर टाइम तब भी 19,000 यूनिट के बाद चालू हो जाएगा। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल राइज बाई 20%, वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल अनअल्टर्ड, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी 20% से बढ़ जाएगी। कह रहे हैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना है अंडर ईच कॉस्ट क्लासिफिकेशन गिवन इन द बजट, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट विच विल बी इफेक्टिव इन क्वार्टर 4, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 4 में जाने से पहले हमें चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, आ जाइए।
सबसे पहले हम प्रोडक्शन यूनिट को देखेंगे, 10,000, 20,000 और 15,000 है। ओके, आ जाइए। डायरेक्ट मटेरियल 60,000 रुपए का यहां पर है, 1,20,000 का यहां पर है। तो 60,000 का है 10,000 यूनिट पर, तो 20 पर कितना होगा, 1,20। तो ये वेरिएबल हो गया खर्चा, बी भी वेरिएबल हो गया, 50 का 100 हुआ है, तो ठीक है। 60,000 का खर्चा 10,000 यूनिट पर, तो मटेरियल हो गया 6 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, बी हो गया ₹5 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। मटेरियल की ये कहानी आ गई, और मटेरियल में कोई बदलाव भी नहीं है। इसके बाद लेबर 180, और इसको मैं 20,000 वाले से कंपेयर नहीं करूंगा, इसको मैं कंपेयर करूंगा 15,000 वाले से। उसका रीजन है 20,000 वाले में ओवर टाइम होगा, तो 180 से 230, 180 था 10 पर, तो 15 पर कितना होगा, 270। मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रोडक्शन लेवल में वेरिएबल और फिक्स दो एलिमेंट हैं। तो चेंज इन कॉस्ट 1,80,000 से 230, 50,000 की होगी चेंज इन लेबर कॉस्ट। चेंज इन यूनिट 10,000 से 15,000 यूनिट पे ले रहा हूं मैं, ऊपर 1000 का साइन लगा हुआ है, 5,000 यूनिट हो गई। तो 10 रुपए पर यूनिट तो हो गई जी वेरिएबल। तो लेबर के अंदर एक पार्ट है 10 रुपए पर यूनिट, प्लस कुछ फिक्स भी होगा। अब फिक्स कितना है वो निकाल लेते हैं। 1,80,000 की लेबर है 10,000 यूनिट पे, और 10,000 यूनिट पे 10 रुपए से 1,00,000 रुपए हो गए वेरिएबल, 80,000 की लेबर हो गई फिक्स, ये फिक्स्ड आ गई। तो 80,000 रुपए लेबर के फिक्स हो गए। अच्छा, ये 285 चेक करते हैं एक बार, ये पे चेक करवाता हूं आपको। देखो 20,000 यूनिट बनाई है, 19,000 यूनिट तक 10 रुपए लेबर को मिलेंगे, 1.9 लाख। 80,000 रुपए लेबर के फिक्स हैं। अब बची 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट पे ओवर टाइम करना पड़ेगा, 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 10 की जगह 15 रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपए। अब चेक कर लो मैच हो रहा है या नहीं। 190, 80 और 15,000, 2,85,000 हो गए। और यहां भी कितना दिया है, 285। इस तरह से निकालिए, वैसे जरूरत नहीं है उसकी कोई दिखाने की। हाँ, अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप 90 से 1,20 हो रहे हैं, 90 हैं 10 पर, तो 20 पर 180, मैच नहीं हो रहे, इसका भी निकालना पड़ेगा। चेंज इन कॉस्ट 30,000, चेंज इन यूनिट 10,000, 3 रुपए पर यूनिट तो वेरिएबल हो गया। लो जी, ये 3 रुपए पर यूनिट तो वेरिएबल हो गए। अब फिक्स कितना है, 90,000 का खर्चा, 10,000 यूनिट पर 3 रुपए वेरिएबल है, 30,000 इसका मतलब, तो 60,000 रुपए फिक्स हो गए। तो इसके प्लस 60,000 हो गए फिक्स। इसके बाद में डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन 20 फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। एडमिन एक्सपेंस 25 फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये फिक्स है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 38 और 54 है, इसको अब सेल्स यूनिट से देखना है। 9,000 और 17,000, 38,000 का खर्चा 9,000 यूनिट पर, तो 17,000 पर कितना होगा, नहीं कर रहा मैच। तो हमारे पास अब देखते हैं चेंज इन कॉस्ट 54,000 माइनस 38,000, 16,000 रुपए की चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन यूनिट 9,000 और 17,000, 8,000 यूनिट चेंज है, तो 2 रुपए पर यूनिट ये वेरिएबल हो गया। लो जी, ये आ गया 2 रुपए पर यूनिट वेरिएबल, ठीक है। अब फिक्स कितना है, 38,000 का खर्चा 9,000 यूनिट पर है, और 1 यूनिट पर वेरिएबल है 2 रुपए, तो 18,000 हो गए वेरिएबल, 20,000 हो गए फिक्स। तो इसमें 20,000 इसमें फिक्स है। तो बस यही निकालना था हमें। मटेरियल आ गया 6 रुपए और 5 रुपए। अब हमें बजट बनाना है 15, 18 और 21 का। आ जाओ जी, 15, 18 और 21 का बजट बनाते हैं। इन्होंने यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट दे दी। तो मटेरियल 6 रुपए और 5 रुपए वेरिएबल है, फिक्स्ड कॉस्ट का उसमें कोई सीन ही नहीं है। लेबर 90,000 रुपए हमने निकाल ली फिक्स, और 9 रुपए पर यूनिट। अच्छा ये नहीं, इसके अंदर चेंज किया है, ये आगे का है। पॉइंट नंबर 1 रिक्वायरमेंट में जाते हैं। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो अंडर ईच कॉस्ट क्लासिफिकेशन गिवन इन द बजट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट विच विल बी इफेक्टिव इन Q4। Q4 में कितनी इफेक्टिव होगी, तो Q4 के हिसाब से जो चेंजेज हैं वो लेकर मेरे को बताना है कि Q4 में क्या होने वाला है। तो आपके पास में मटेरियल 6 और 5 रुपए रहेगा, ये ऐसे का ऐसा ही था, 6 रुपए और 5 रुपए वेरिएबल, और यहां पर मैं लिख देता हूं फिक्स। मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं। अब लेबर के लिए देखिए क्या बोला था, लेबर का वेरिएबल रेट है 10 रुपए पर यूनिट और फिक्स है 80। तो लेबर के लिए यहां पर बोला है
12.5% इंक्रीज होगा। तो 10 रुपए का 12.5% इंक्रीज करो, 10 रुपए प्लस 12.5%, 11.25 हो जाएगा। और 80,000 रुपए थे फिक्स, उस पर जोड़ो 12.5%, 12.5%, ये हो गए 90,000 रुपए। यहां पर लाइन बोली थी कि पहले के मुकाबले अब जो लेबर लगेगी वो कम लगेगी, क्योंकि लर्निंग कर्व इफेक्ट आ गया था, ये आ गया, 80% लगेगी। तो ये 80% लगेगा। अब सिर्फ वेरिएबल के ऊपर कहा है, ये वेरिएबल लेबर के ऊपर, फिक्स वाली फिक्स रहेगी। ओके, तो 11.25 इंटू 80%, 9 रुपए पर यूनिट हो गया वेरिएबल। तो आने वाले पीरियड में वेरिएबल 9 रुपए और फिक्स 90,000 होगा लेबर। 90,000 फिक्स, 9 रुपए पर यूनिट वेरिएबल लेबर आ गया। इसके बाद में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 रुपए पर यूनिट है और 60,000 फिक्स है। तो क्वेश्चन ने कहा है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20% बढ़ने वाला है। तो हमारे जो एडमिन ओवरहेड हैं ये तो ऐसे ही रहेंगे 25,000, एडमिन ओवरहेड 25,000 पर यूनिट का कोई गेम नहीं इसका। डेप्रीशिएशन, अच्छा जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 3 रुपए पर यूनिट, इसके लिए कुछ नहीं बोला, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये 3 रुपए पर यूनिट ऐसे ही रहेंगे। और जो फिक्स वाले हैं 60,000 रुपए, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं 20,000 रुपए, ये 20% बढ़ जाएंगे। तो 60,000 में 20% जोड़ो, 72 हो गया। सेलिंग ओवरहेड में जोड़ो, तो ये हमारे पास सेलिंग ओवरहेड के अंदर आ गया 20,000 रुपए प्लस 20%, 24,000 हो गया फिक्स। और पर यूनिट कितना था? पर यूनिट 2 रुपए था, उसके लिए कुछ नहीं बोला सेलिंग का। अब इसके अंदर एक खर्चा हो रहा है, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन, जो 20,000 दे रखा है। और यहां पर क्वेश्चन ने बोला है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड बढ़ जाएगा, तो डेप्रीशिएशन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इन्होंने यहां पर 6 और 5 दे दिया। प्रोडक्शन लेबर 90,000 रुपए और 9 रुपए पर यूनिट आ गई, ये 72,000 आ गए, 3 रुपए आ गए। डेप्रीशिएशन के अंदर इन्फ्लेशन नहीं आती, तो खर्चे अगर बढ़ते हैं तो डेप्रीशिएशन इन्फ्लेट नहीं होता, तो डेप्रीशिएशन को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसको 20 का 20 रखा। एडमिन 25 का 25 रखा, उसमें चेंज नहीं था। सेलिंग 24 हो गया और 2 रुपए पर यूनिट आ गया। तो पहले तो फिक्स और वेरिएबल की पूरी कहानी आ गई। इसके बाद कह रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के लिए बजट बनाओ। जो बजट बनाना है हमें 18,000, 15,000 और 21,000 यूनिट का, ठीक है। तो जो आपका 15,000 यूनिट का है और 18,000 यूनिट का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए, ये 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। अब लेबर में देखिएगा 90,000 फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 9 रुपए पर यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप 21,000 यूनिट पे पहुंचे, अब देखिए क्या होगा। 21,000 यूनिट पे पहुंचे तो 19,000 यूनिट तक तो 9 रुपए दो। 19,000 यूनिट इंटू 9, ये आ गए 1,71,000। बची हुई 2,000 यूनिट पे 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 9 रुपए में 50% प्रीमियम ओवर टाइम जाएगा, इसके 13.5 देने पड़ेंगे आपको। इसके गए 27,000 रुपए और फिक्स है हमारा 90,000। तीनों को जोड़ लो, 1,71,000, 27,000 एंड 90,000, ये आ गया 2,88,000। ये 288 यहां पर निकल गया। इसके बाद में ये 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए फिक्स 72 72 72, डेप्रीशिएशन ऐसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होता कभी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ही हमसे पूछी थी, बस इतना ही पूछा है। ये काम हमारा खत्म हो गया। इसके बाद में फिर मिसलेनियस थ्योरी के 4 क्वेश्चन है और कहानी खत्म। तो ये हमारी आरटीपी का काम यहां पर खत्म हो गया, कॉस्टिंग की जेन 25 के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके सभी को टाटा बाय बाय।